हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया अपलोड किया वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए, आपको पसंद आएगा, आपको बेनिफिट होगा। और साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलती हैं बेहतरीन वीडियोस रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कवरिंग दिस टॉपिक अगेन। आई हैड डन इन पास्ट 2 टाइम्स, 2 बार या 3 बार मैं इन टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और आप समझते हैं कि हम समझते हैं कि हमेशा जब हम कोई चीज़ नहीं लेके आते हैं तो दैट इज़ फ्रेश, वो फ्रेश होती है हमारे लिए, ठीक है, और अप टू डेट होती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं। प्रिंसिपल, सिद्धांत, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी ग्रोथ या डेवलपमेंट उसकी अकॉर्डिंग ही चलती है, ठीक है। तरह तरह के वो प्रिंसिपल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, आप एक बार देख लेना, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, सबसे पहले इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि देखो, इम्प्लीकेशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा टीचर को होती है कि जो ये प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो ये प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये टीचर्स, क्योंकि टीचर्स जो है उसका डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो वहाँ पे एज ए टीचर, सब्जेक्ट टीचर के लिए ये लॉज, ये प्रिंसिपल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स की साइकी को समझने के लिए। स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना है दोस्तों। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लें कि स्टूडेंट्स की साइकी को किस तरीके से, यानी कि उनको अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, उनकी फीलिंग होती हैं, उनकी फीलिंग्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड हमें करना चाहिए। आज का टाइम वो नहीं है कि उठाया डंडा और अगर स्टूडेंट्स बात नहीं मान रहा है तो लगाए 2 डंडे और उसको चुपचाप बैठा दिया। अब टाइम जो है वो चेंज हो चुका है और सीबीएसई के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने सख्त हैं कि आप मतलब आप अगर उनको पढ़ेंगे तो हम स्टूडेंट्स को कुछ कह भी नहीं सकते, तो फिर ये साइकी को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इट इज़ मस्ट, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है उसको समझते हैं। द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझना है दोस्तों। स्टूडेंट की समस्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ हो सकती है जिसकी वजह से वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हो। मान लो आप टीचर हैं और आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं और आप एक स्टूडेंट्स को बुरा भला कह देते हैं, डांट देते हैं, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ क्या समस्या चल रही है, सपोज करो, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के साथ एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। हो सकता है कि उस स्टूडेंट्स के साथ घर में कुछ प्रॉब्लम हो, उसको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। सपोज करें कि उसके माता पिता में झगड़ा होता है जिसकी वजह से वो सारा दिन टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, इस वजह से वो क्लास के अंदर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो अगर स्टूडेंट एक काम मतलब अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है तो हो सकता है दैट माइट बी ए सम रीज़न बिहाइंड दैट, उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है। तो एज ए टीचर आप उस रीज़न को समझो, उस रीज़न को समझने की कोशिश करो, वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि हर स्टूडेंट्स का स्टेटस एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। स्टूडेंट की प्रॉब्लम हमें समझनी पड़ेगी, प्रॉब्लम क्या है। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। उसके बाद
मतलब अगर जो टीचर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में उसको नॉलेज है तो वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, ठीक है। सेकंड, दिस नॉलेज इज ऑल्सो हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो, अगर आपको नॉलेज है तो आप ये भी पता लगा लेंगे कि स्टूडेंट्स के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले ये टर्म इतनी प्रचलित नहीं थी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम बहुत बार इसको बोलते हैं साइकोलॉजी के अंदर, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब आपको पता भी है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसनेस। उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं कि हर चीज़ में अलग है, हर चीज़ में कलर में अलग है, दिखने में अलग है, और दोनों की नॉलेज भी अलग हो सकती है, तो हर चीज़ में अलग है, एक। तो अब सपोज करें कि टीचर हैं और टीचर जो है एक बिल्कुल ही नालायक बच्चा है क्लास का, उसको कुछ भी नहीं आता। अब टीचर जो है ये कहता है कि यार ये तो बहुत ही नालायक बच्चा है क्लास में, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, यार तू कहाँ से आ गया, ठीक है। दूसरे बच्चे को देख, वो कितना अच्छे मार्क्स लेके आते हैं और तू कितना नालायक है। देखो, आप अपनी तरफ देखो, आप पढ़ते नहीं हो, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो आप, चल मैं तेरे को थप्पड़ लगाऊंगा। तो ये चीज़ें वही टीचर बोलेगा जिसको ये मतलब नहीं पता कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की। अब नॉलेज नहीं है तो वो अप्लाई भी नहीं कर सकता प्रिंसिपल स्टूडेंट्स के ऊपर, वो उसकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस किस तरीके से आता है? इंडिविजुअल डिफरेंस आता है बच्चों हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो कि किसी भी बच्चे की प्रोग्रेस को अफेक्ट करते ही करते हैं, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, ठीक है। तो दिस इज इंडिविजुअल डिफरेंस। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, हो सकता है उस बच्चे के साथ इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है उसके साथ, हेल्थ इश्यूज हैं उस बच्चे के साथ, वो देख नहीं पा रहा है बोर्ड को अच्छे से, वो फोकस नहीं कर पा रहा है। हो सकता है उस बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। अब वो एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो बच्चा जो है एक गैंग में रहता है, बच्चा बैड कंपनी में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी तो उसको गलत एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो सबसे पहले तो उस एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्ट करना है आपको, उस एनवायरनमेंट को लेफ्ट आउट करना है आपको। और हो सकता है कि बच्चा घर पे ही परेशान है, तो ये रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक टीचर को नॉलेज है इन चीज़ों की तो बच्चे की प्रॉब्लम को अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है आपका, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है द नॉलेज ऑफ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन हेल्प द टीचर इन मेकिंग द चॉइस ऑफ द अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स। अब टीचर को सपोज करो ये पता चल गया कि यार, मान लो भाई टीचर को नॉलेज है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो टीचर ने इन्वेस्टिगेट कर लिया कि यार बच्चों को ना समझ में नहीं आ रहा जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो दोस्तों, टीचर को ना अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो टीचर अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा, जो टीचर अपने पढ़ाने के तरीके में मंथन करेगा, यानी कि थिंकिंग करेगा, वो टीचर सबसे बेस्ट टीचर बनेगा एक दिन, ठीक है। तो टीचर क्या है कि आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो जो है एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरी गलती नहीं है। बच्चे सपोज करो कि कंप्लेंट करते हैं कि हमें इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब टीचर को भी ये पता चल गया कि बच्चे ने मेरी कंप्लेंट करी है। अब टीचर उसको बजाय पॉजिटिव लेने के उसको नेगेटिव ले लेता है कि यार इस बच्चे ने या इस क्लास ने मेरी कंप्लेंट क्यों करी है, क्योंकि और पढ़ाने के तरीके को लेके करी है कि यार ये टीचर है, नॉलेजेबल है, लेकिन जो है ये जो भी समझाता है हमें समझ में नहीं आता है एज ए स्टूडेंट, तो हमने इनकी कंप्लेंट करी जाके। तो अब टीचर जो है उसको ये पॉजिटिव लेना चाहिए कि बच्चे ने मेरी कंप्लेंट करी है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। अब मैं बच्चे को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, दैट इज़ टीचिंग मेथड। वो अपने टीचिंग मेथड को चेंज करेगा। अब देखो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि टीचर के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है,
कई बार क्या मतलब, मैं तो इसे 99.9% टाइम्स बोलूँगा कि हमेशा ऐसा ही होता है। अगर कोई टीचर है तो इट मीन्स नॉलेजेबल है, उसको पहले से ही वो चीज़ें आती हैं, अब बस उस बच्चे को फैसिलिटेट करना है, बच्चे को बताना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज होने के बावजूद भी टीचर जो है अच्छे से बता नहीं पाता बच्चों को। अब ऐसी नॉलेज का क्या फ़ायदा, आप मुझे बताएं। अब नॉलेज तो है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरे अंदर नॉलेज है, लेकिन सपोज़ करें कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और बच्चे को समझ में नहीं आया, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आप अपने टीचिंग मेथड को चेंज करें, ठीक है। और अगर आप अपने टीचिंग मेथड को अप टू डेट करेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपके करियर का फ़ायदा है प्रोफेशनली, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द टीचर कैन प्रोवाइड ए फ्री एनवायरमेंट टू द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। देखो, ये प्रिंसिपल्स कहते हैं कि भाई बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दें। पहले हमारी पढ़ाई जो है वो टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी, मतलब क्लास का भगवान टीचर है, वो जैसे सोचेगा, गलत सलत जैसे पढ़ाएगा बच्चे भी वैसे ही पढ़ेंगे, टीचर को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। पहले ऐसा होता था, लेकिन टाइम बीता गया, सदी बीती गई, फिर एक कॉन्सेप्ट आया चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि हमें पढ़ाने कौन है, बच्चे ही तो पढ़ाने हैं, तो हमारे स्टडी के सेंटर में चाइल्ड होना चाहिए भाई। तो चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनकी आवाज़ को ब्रेक ना करें, ठीक है। मसलन जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा है क्लासरूम में और कोई किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन का आंसर आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ एज ए टीचर क्या करना चाहिए। अगर वो आंसर बता रहा है तो उसके आंसर को एक्सेप्ट करें। सबसे पहला आपका काम ये है, एक्सेप्ट करें उसके आंसर को कि हाँ, क्योंकि वो जो बता रहा है वो अपने माइंड लेवल से बता रहा है। आप क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दैट कि टीचर जब उस आंसर को सुनता है तो वो अपने माइंड लेवल से उसको कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है कि यार इसने एग्जैक्टली नहीं बताया, क्यों नहीं बताया एग्जैक्टली। अरे भाई, हम टीचर हैं, हमने वो चीज़ बार बार पढ़ी हुई है, इस वजह से हमें वो आती है। लेकिन बच्चे तो फर्स्ट टाइम है, आप तुरंत अपने आप को कंपेयर करके देख लिया करो कि व्हेन आई वर ए स्टूडेंट तो मैं कैसे आंसर देता, तो मैं ऐसे ही तो आंसर देता जैसे वो बच्चा बता रहा है। तो व्हाटएवर जो भी उन्होंने आंसर दिया है, आप उसको प्रेज करें। कम से कम उसने रिस्पॉन्स तो दिया, वट एवर यू आस्क्ड उसने रिस्पॉन्स दिया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को समझे ध्यान से, ठीक है। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दें, स्टूडेंट को एक्सप्रेस करने की एक अपॉर्चुनिटी दें कि बेटा एक्सप्रेस करो अपने आप को। आपने साइंस ली हुई है, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या आप जो भी हैं 10th के स्टूडेंट्स हैं, 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, ठीक है। वट एवर द आंसर यू हैव, आप उसको बताएं एक बार, ठीक है। और जैसा भी आंसर है, अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो प्यार से उसको करेक्ट करें। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मेरा तो मजाक बन रहा है क्लास के, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो इस वजह से नहीं खड़े हो पाते कि कभी उनका मजाक ना बन जाए। तो इस तरह की फीलिंग्स बच्चे के अंदर नहीं आनी चाहिए। एज ए टीचर आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपको देनी है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। फ्री एनवायरनमेंट, ओके, 4th पॉइंट था आपका फ्री। द टीचर कैन प्रोवाइड ए फ्री एनवायरनमेंट, मतलब फ्री एनवायरनमेंट वही है कि बिल्कुल उनके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेस ना क्रिएट करें, ठीक है। फ्री एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, उनको ज़बरदस्ती उनको पनिश ना करें, ठीक है। तो यही वो फ्री एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पैडागोजी से रिलेटेड बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट। द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग वेरियस प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ इन द स्कूल।
अब किस तरीके के प्रोग्राम स्कूल में कराने हैं, किस तरीके की एक्टिविटी स्कूल के अंदर करानी है, इट डिपेंड्स अपॉन इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि अब मान लो स्टूडेंट्स है तो आपको पता है कि ये स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो इसको एंकरिंग करने के लिए हम दे दें, स्टेज पर इसको एंकरिंग करवाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इसके कम्युनिकेशन और जो कम्युनिकेशन स्किल है इसको यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि टीचर खुद ही खड़ा होकर माइक पकड़ ले वहाँ पे और वही एंकरिंग कर रहा है, नहीं, बच्चों से कराओ। बच्चे की शर्म खुलेगी, उसकी झिझक खुलेगी, और वो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि स्टेज को किस तरीके से होल्ड किया जाता है। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आप उसी बच्चे को एंकरिंग करने का मौका देंगे जिसका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पढ़ नहीं पाते, लेकिन मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट किसी बच्चे को ज़रूर दिया होता है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो स्पोर्ट्स में एनर्जेटिक होते हैं, तो उनको स्पोर्ट्स में यूटिलाइज कर लो, जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करो उनके तरीके से ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज ए टीचर आपको समझनी पड़ेंगी, और ये कब समझेंगे, जब आपको नॉलेज होगी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ये जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो राइट पाथ पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस किस तरीके से जा रही है। मतलब मसलन जैसे कि आपने कोई चीज़ पढ़ाई तो क्रॉस चेक करके क्वेश्चंस पूछो, या फिर टेस्ट लो, असेसमेंट होते हैं क्लास के अंदर, वो लो, जिससे कि एज ए टीचर आपको पता चल जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। The teacher can predict the behavior of the student on the strength of the knowledge and principle of growth and development. बिहेवियर को समझ सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर को समझ सकते हैं इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से, कि बच्चा जो है इसका बिहेवियर एनर्जेटिक है या फिर ये लेजीनेस है, क्यों इस तरीके से ये बिहेव करता है, उस व्यवहार को समझा जा सकता है, उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड किया जाता है, तो बेसिकली जो ये प्रिंसिपल है दोस्तों, दीज प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट एक्चुअली हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। आप जब स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके बिहेवियर को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, और ये प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम ए टीचर, ठीक है। और एक अच्छा टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ इन इन प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डेवलपमेंट स्टेजेस, ठीक है, कि कौन कौन से विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस होती हैं। अब हम इनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अब जो है हम एक ऐसे पाथ पर चल रहे हैं जहां पर इम्पोर्टेंट हर दिन जो मैं वीडियो सेशन पोस्ट करूंगा आपके लिए, अपलोड करूंगा, वहां पे हर दिन वो वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट देने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि अगर यहाँ से आप पेडागोजी के क्वेश्चंस करके जाएंगे या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन करके जाएंगे तो 30 में से 25-26 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, ओके, जो कि अच्छा मार्जिन है। और अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो मोर देन 25 भी आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। चलते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। अब स्टेजेस ध्यान से समझ लें, और एंड पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने भी देखी होगी अलग अलग बुक्स में। पहली चीज़, इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड वो होता है बच्चों बर्थ से लेके 5 साल तक का। आपको ये गैप मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज ये पहली क्लास है, जो मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट की शुरुआत आज हो गई है, ठीक है। तो जो इन्फेंट पीरियड होता है, इन्फेंसी पीरियड होता है, ये बर्थ से लेके 5 साल के बीच में होता है। आप हमेशा याद रख लें। अब आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको आप देखें, उसको ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रह सकता है। उसके बाद चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड पीरियड क्या होता है, ये 6 साल से 12 साल के ड्यूरेशन में होता है। उसके बाद एडोलेसेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए, वो है 13 से 19 साल, 13 से 19 साल, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेज होती है दोस्तों एडल्टहुड पीरियड, जो कि 20 साल से ऊपर होता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। पहली 3 स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो है सपोज करें कि 10th
तक के टीचर बनना चाहते हैं, एज ए टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो पहले 2 स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप 11th-12th लेक्चरार बनना चाहते हैं तो आपके लिए 3rd स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडोलेसेंस पीरियड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 10 तक के जो टीचर होते हैं उनका जो सामना है, या 9 तक के 8 तक के जो टीचर होते हैं उनका जो सामना है वो इन्फेंट पीरियड या चाइल्डहुड पीरियड के भी बच्चों के साथ ही होता है। और जो पीजीटी लेवल के जो टीचर होते हैं वो ज़्यादा एडोलेसेंस बच्चों के साथ ही डील करते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जो इन्फेंट पीरियड होता है वो 0 से 5 साल, चाइल्डहुड पीरियड होता है 6 से 12 साल, और एडोलेसेंस पीरियड होता है 13 से 19 साल, और एडल्टहुड पीरियड होता है 20 से ऊपर। ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन पास थ्रू दीज 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि सभी जो चिल्ड्रन होते हैं, सभी जो बच्चे होते हैं वो इन्हीं स्टेज से निकल के जाते हैं, और ये जो स्टेजेस हैं स्किप नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी किसी बच्चे का इन्फेंट टाइम चल रहा है और वो सडनली एडोलेसेंस पीरियड में पहुंच जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। ईच ऑफ दीज डेवलपमेंटल स्टेजेस हैज़ देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और सभी स्टेजेस की अपनी अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वेरियस चेंजेस कम अबाउट इन द चिल्ड्रन ड्यूरिंग दी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और हर स्टेजेस में बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। These changes take place in the physical, intellectual, social and emotional aspects of the children। और जो ये changes होते हैं बेसिकली ये कैसे होते हैं, फिजिकली वाइज, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनली बच्चे के प्रोस्पेक्टिव चेंजेस होते हैं। जैसे फिजिकल, जैसे जैसे बच्चा एडोलेसेंस एज की तरफ प्रोग्रेस करेगा तो बच्चे के बॉडी में, बच्चे के फिजिकल स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मसलन वो मस्कुलर, अगर लड़का है तो थोड़ा सा मस्कुलर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ आपने सुना होगा जो लड़कियां हैं उनकी ग्रोथ लड़कों के मुकाबले जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। इंटेलेक्चुअल, बच्चे का बौद्धिक विकास, सोशल, बच्चा जो है गैंग, बच्चा पीयर्स ग्रुप में रहना पसंद करेगा, बच्चे दोस्त बनाना पसंद करता है। इमोशनल, और उनका इमोशनल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हर बच्चा जो है इन स्टेजेस में से गुजर के जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जो ये अबोव क्लासिफिकेशन है द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरली रिजिड। यहाँ पे देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, नॉट नेसेसरली रिजिड। रिजिड मतलब क्या है दोस्तों, ये पत्थर की लकीर नहीं है। हम कहते हैं ना पत्थर की लकीर है कि भाई यही स्टेजेस हैं और यही एज ग्रुप है, स्टेजेस तो यही हैं, बट यही एज ग्रुप होगा, दैट वी आर नॉट श्योर, हम नहीं कह सकते। मसलन द क्लासिफिकेशन इज जर्नल इन नेचर, ये जर्नल क्लासिफिकेशन कर दिया है। इट हैज़ बीन डन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द चिल्ड्रन विल अटेन टू चाइल्डहुड एग्जैक्टली एट द एज ऑफ 6। अब चाइल्डहुड कहाँ से स्टार्ट होता है, तो चाइल्डहुड स्टार्ट होता है 6 साल से, 6 से 12 के बीच में आपका चाइल्डहुड चलता है। लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है। कोई बच्चा अगर जल्दी से मैच्योर हो रहा है तो हो सकता है कि वो 5 साल में ही चाइल्डहुड की स्टेज में एंटर कर जाए। हो सकता है कोई बच्चा 7 साल की एज में आके चाइल्डहुड की स्टेज में एंटर करे। हो सकता है कोई बच्चा 8 साल की स्टेज में आके चाइल्डहुड की स्टेज में एंटर करे। ये परफेक्ट नहीं है, ये जर्नल तौर पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लिया जा सकता है कि भाई हाँ चलो ठीक है 6 साल हम लेते हैं। 6 फ्रॉम द 6 ईयर्स बच्चा जो है वो एंटर कर जाता है चाइल्डहुड स्टेज में, लेकिन यहाँ पर आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी स्टेजेस का है, जो 12 पे चाइल्डहुड स्टेज खत्म होती है। 12 के बाद कौन सी स्टेज चलती है, एडोलेसेंस। 12 के बाद कौन सी स्टेज चलती है, एडोलेसेंस। तो वहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर बच्चा इंटेलेक्चुअल ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट ज़्यादा, तो हो सकता है कि वो 11 साल की एज में ही आ गया है एडोलेसेंस एज पे। समझ रहे हो ना बात को। तो बात यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। यही रीज़न है दोस्तों कि ये जो एज ग्रुप है ना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखे रहते हैं। किसी में आपने देखा होगा कि 5 से 12 है चाइल्डहुड की स्टेज, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 से 12। तो ये ना आगे पीछे हो सकता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट होगा वो इसी नंबर के आसपास। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 13 साल की उम्र में आके चाइल्डहुड स्टेज में आ रहा है, होगा वो 1-2 साल का फ़र्क होगा, आगे पीछे होगा।
ठीक है, तो यही बात मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, यार उस बुक में तो 5 साल से लिखा हुआ है, यहाँ 6 साल से लिखा हुआ है, कहीं कहीं 7 साल से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो है एज ग्रुप होता है जर्नल। इन्फेंट जो पीरियड होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो बर्थ से 5 साल, फिर उसके बाद चाइल्डहुड चलता है 6 से 12 साल, एडोलेसेंस चलता है 13 से 19, और फिर 19 के बाद बच्चा जो है पहुंच जाता है एडल्टहुड में, जहाँ पे बच्चा धीरे धीरे मैच्योरिटी गेन करना स्टार्ट कर देता है। अब उसको धीरे धीरे मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सोच में ज़्यादा परिपक्वता आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको 2 पार्ट में ये वीडियो सेशन कराया। फर्स्ट में मैंने आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कराए किसके, डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड, आपको अगर ये पीरियड अच्छे से आते होंगे तो नेक्स्ट बहुत ही जल्दी मैं प्याजे की थ्योरी लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये स्टेजेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर कोहलबर्ग की थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा, तो बहुत सारी वाइगोत्स्की की थ्योरी डिस्कस करूंगा। ये थ्योरीज मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन नया टाइम है, सीटेट 2021 आ रहा है, तो आपके लिए मैं फ्रेश वीडियो सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।